हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 8 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है अर्जेंटीना, थर्ड है इंडोनेशिया और फोर्थ है युगांडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, अर्जेंटीना इस हमारे सापेक्ष उल्टा है। देखिए, इस प्रश्न को देख के आपको यह नहीं समझना है कि आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप कवर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड मैप से लगभग ईवीएस के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है और एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती है किस राज्य का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है तेलंगाना। तो हम लोग जानते हैं कि पोचमपल्ली जो है वो किसका भाग है? तेलंगाना का भाग है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ए है खरपतवार हटाना, बी है गुड़ाई करना, सी है बीज बोना और डी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ई है प्याज को उखाड़ना। उपर्युक्त चरणों का सही क्रम है, हमें इसे क्रम में सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं जिसे हम लोग गुड़ाई करना कहते हैं। उसके बाद बीज को बोते हैं, फिर खरपतवार जो भी होते हैं अतिरिक्त पौधे उनको हटाते हैं। उसके बाद हम लोग प्याज को उखाड़ेंगे और उसकी पत्तियों को अलग करेंगे। तो इस तरह से यह क्रम हुआ इसका, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। आपको दूरी निकालना है। अब देखिए, आप क्या करेंगे, सिंपली जो यह पॉइंट है इसे हम हटा देंगे और यहां से एक जीरो को काट देंगे। अब आपको क्या करना है, 11 से 133 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1463। अब हमसे पूछा गया है, लगभग में मान पूछा गया है और साथ भी ऑप्शन जो है वो किलोमीटर में दिया गया है। किलोमीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 1000 से भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, यानी 1.463, जो किसके बराबर है, लगभग में 1.5 हम कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। बी है, वह अफगानिस्तान से आए थे। सी है, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। डी है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और ई है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि वह अफगानिस्तान से नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान से आए थे, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है और बाकी जो ऑप्शन है वो सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल और यानी जिसे मगरमच्छ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। कोई एक विशेषता खोजना है जो कि सबों में समान हो, सबों में पाया जाता हो। ऑप्शन फर्स्ट है, इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। सेकंड है, ये अंडे देते हैं। थर्ड है, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। फोर्थ है, इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, ये सभी के सभी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। ऑप्शन फर्स्ट है ठीक उत्तर, सेकंड है उत्तर पूर्व, थर्ड है उत्तर पश्चिम और फोर्थ है दक्षिण पश्चिम। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये गुजरात हो गया और ये दक्षिण भारत हमारा हो गया, और यहाँ पर अगर आप स्थित हैं तो यहाँ से दिल्ली की दिशा क्या होगी? हम लोग जानते हैं दिल्ली कहाँ है, इस तरफ होगा। यहाँ से अगर आप सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या होगा? यह उत्तर की ओर जा रहा है और साथ ही यह किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व भी है, तो इसलिए उत्तर पूर्व इसका सही आंसर होगा। आपको भारत का मैप जो है वो एक बार अच्छे से देख लेना है क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है लगभग हर बार। आगे है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। यहाँ पर दिया गया है वो 2 घंटे में कितना तय करती है दूरी? 144, यानी कि 1 घंटे में कितना करेगी, पहले आपको ये निकालना है। तो सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, 2 से इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वो चल रही है। अब हमें निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे 5/18 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे 18 लिख देंगे और यहाँ से 18 से काटेंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा, यानी कि वह 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से जा रही है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है, यानी नृत्य का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है चिराओ, सेकंड है तुरंग, थर्ड है कुडुक और फोर्थ है झूम खेती। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, चिराओ नृत्य मिजोरम में किया जाता है और झूम खेती भी वहीं की जाती है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, पक्षियों की एक स्पीसीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है, ऑप्शन फर्स्ट है कोयल, सेकंड है वीवर पक्षी, थर्ड है शक्कर खोरा और फोर्थ है वसंत गौरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो वीवर पक्षी है यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें क्या है, जो मेल होते हैं वह घोंसले बुनते हैं और मादा जो पक्षी होती है वो देखती है, घोंसलों का निरीक्षण करती है, उसे जो अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 9 और फोर्थ है 11। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी गलत हैं और पिछली बार इसके लिए लोगों को एक अतिरिक्त अंक भी दिया गया था क्योंकि ऑप्शन ही गलत है। देखिए भारत में जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है 8, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ ही कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो संख्या हुई वो 8 है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि छिपकली जो है वो क्या है, एक सरीसृप है। साथ ही चमगादड़ क्या है, चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी है। कलचिड़ी क्या है, कलचिड़ी जो है वो एक पक्षी है और बिच्छू क्या है, एक कीट है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है बीन की मधुर गंध, सेकंड है सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, थर्ड है सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, और फोर्थ है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, सांप के बाहरी कान नहीं होते, न ही वो बीन की गंध को ऐसे सुनकर उस पर अनुक्रिया करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए ऑप्शन थर्ड जो है इसमें क्या दिया गया है कि सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, अगर करना होता तो यह ऑप्शन भी हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन अनुकरण न करना दिया गया है इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न है, 2 छात्राओं X और Y की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार हैं।
एक्स आयु 12 वर्ष है और यह स्त्री हीमोग्लोबिन यानी इसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो है 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर में, और वाई जो है इसका क्या है, यह 10 वर्ष की है और जेंडर जो है वो स्त्री है यानी फीमेल है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो है 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर में। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप, ये ऑप्शन 4 आपको सामने दिए गए हैं। तो जैसा कि इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वाई क्या है, वाई में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी खासी है, लेकिन जो एक्स है इसमें क्या है, ये इसमें रक्त क्षीणता है जिसे हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। एक्स जो है वह रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की रोगी है, जबकि वाई नहीं है क्योंकि वाई में जो है वो हीमोग्लोबिन अच्छा है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्थान दिया गया है इस कॉलम में, जगह का नाम दिया गया है, और साथ ही इस कॉलम में सामान्य घर यानी वहां पर बनने वाले घरों का प्रकार दिया गया है, और इसका मिलान करना है कि कहां पर कौन सा घर बनता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि असम में कैसा घर बनता है, असम में बारिश ज्यादा होती है इसलिए वहां जो है खंभों पर, बांस के खंभों पर घर ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो होगा सही वो होगा हमारा 5। इसका मजबूत बांस से बने ढालू छतें इसकी होती हैं और बांस से बने हुए घर होते हैं जो कि ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। असम के घरों की यह विशेषता है। अब आगे दिया गया है लद्दाख। लद्दाख में घर कैसे बनते हैं, पत्थर से बनाए जाते हैं, और साथ ही उनके जो फर्श होती हैं वो सभी क्या है, लकड़ी से बने हुए होते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकंड। अब अगला है ऑप्शन सी में दिया गया है मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है और इसलिए यहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। आगे है राजस्थान। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है और यहाँ जो घर बनाए जाते हैं वो क्या है, मिट्टी के बनाए जाते हैं और कंटीली झाड़ियों से उसमें ऊपर से ढके हुए होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी का कहाँ होगा, इसमें थर्ड में हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्णय करने के अवसर में उपयोग करना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड है, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। थर्ड है, कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। और फोर्थ है, कक्षा में प्रत्येक छात्र को एक दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। जब प्रत्येक बच्चा यह समझेगा कि उनके जो तौर तरीके हैं, चाहे घरों में प्रचलन हो या फिर संस्कृति की बात हो या फिर व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें हम, तो इन सबों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसे अगर बच्चा समझेगा, इसके प्रति अगर संवेदनशील होगा, तो वो दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखेगा, दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्चुअल बैकग्राउंड, सेकंड है चैट में जीआईएफ, और थर्ड है म्यूट बटन, फोर्थ है ऑडियो कॉल। तो हम लोग जानते हैं कि जो जीआईएफ, जैसा कि आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, इसमें क्या होता है, इसमें बोला नहीं जाता है, बिना बोले ही हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, सेकंड है पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, थर्ड है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, और फोर्थ है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। जिन भी देशों का नाम बच्चे ने सुना है, अगर वो खुद ही उसे ग्लोब पर देखेंगे कि वो देश कहाँ स्थित है, तो इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है, खुद से ही सक्रिय है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी जिसे हम लोग माइंड मैप कहते हैं बनाएंगे। सेकंड हो गया दो दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया था। थर्ड है पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। फोर्थ है इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो जिसमें निष्क्रिय होकर नकल किया जा रहा है या फिर जिसमें आप केवल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑप्शन सही नहीं होता। आप केवल उसे पाठ्यपुस्तक से बांधकर बच्चे को नहीं रख सकते। उसे अगर आपने बांधा है तो यह तरीका गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। सेकंड है छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। थर्ड है अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। फोर्थ है कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। इसमें जैसे स्कूल में हमने कोई ऐसा कार्य लिया है जिसमें कि आग रहित यानी कि जिस चीज को बनाने में आग का यूज नहीं होता है ऐसा कुछ बनाने के मेले का आयोजन कर सकते हैं जहां छात्र जो होते हैं वो खुद ही व्यंजन को बनाते हैं और बेचते हैं। इसमें बच्चे को बहुत मजा आएगा। वो बहुत ही सक्रिय होकर और खेल की दृष्टि से इसे समझेगा और जानेगा सीखेगा भी। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ऑप्शन सेकंड है हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उनमें से कुछ दिव्यांग हैं। समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। थर्ड है आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। फोर्थ है भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं वैसे ही आपके लिए भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट हमारा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, क्रिया करते हैं। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहने के लिए और क्या होता है कि एक दूसरे की भावनाओं को जो फीलिंग्स होती है उसको समझना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है उजायरा और शाहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शाहमीर होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शाहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है? सेकंड है आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? थर्ड है फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? और फोर्थ है विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। हम ज्यामिति में यानी जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या ऐसा होता है हमें एक वास्तविक नहीं बल्कि आभासी मान लेते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ ऐसे रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से ग्लोब पर आपको रेखाएं दिखाई दी जाती हैं वैसा कोई रेखा वास्तविक में पृथ्वी पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर दो राज्य जो हमारे हैं भारत के कोई भी दो राज्य उनके बीच जो सीमा ऐसे दिखाई दे रही है ऐसा वास्तविकता में नहीं है, लेकिन उसे दर्शाया गया है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए
विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग क्यों किया जाता था। सेकंड है छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। थर्ड है छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य पर के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। और फोर्थ है छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो गोलकुंडा का किला है वो क्या है, ऐतिहासिक स्मारक है। और इसमें जो भी सामग्रियों का प्रयोग हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर उसका उद्देश्य क्यों था, दीवारें क्यों उतनी बड़ी बड़ी थी, क्यों बुर्ज बनाए गए थे, तो इन चीजों के आधार पर बच्चा वर्गीकृत करेगा। तो छात्रों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना है। प्राथमिक कक्षा में ईवीएस चलता है और उस समय आपको बहुत ज्यादा आदर्शवादी कोई उद्देश्य नहीं अपनाना है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, यानी खत्म होने के बाद नई बोतल आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो लिमिटेड हैं, जिनकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है, तो उनके लिए अन्य विकल्प जो हो सकते हैं, ऐसे पर सोच को बढ़ावा देना है कि अन्य उसके क्या विकल्प हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और उनमें नहीं। सेकंड है अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। थर्ड है छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। फोर्थ है छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो देखिए यह तो तरीका हो गया कि आप गोंद कैसे बचा सकते हैं अगर आप उसमें पानी मिलाते हैं तो, और कितना उन्होंने गोंद लिया, क्या लिया, कितने चम्मच लिया। तो हमें क्या करना है, उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करना है, यानी जो हमारे पास मौजूदा हैं उसके कोई और विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, यानी अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्र उन सभी चीजों के बारे में भी जानकारियां जुटाएंगे, उनका भी नाम पता करेंगे जो कि चिपचिपी हैं, यानी जिसका उपयोग हम गोंद की तरह कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। सेकंड है पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। थर्ड है कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिन कर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। फोर्थ है अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो देखिए इसमें जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यह समझने के लिए कि कौन सा लिपिड जो है वो जल्दी बहता है, कौन सा नहीं बहता है, कौन सा गाढ़ा होता है, पतला होता है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी तरल की, किसी लिक्विड की एक बूंद को अगर हम प्लेट पर ऐसे डाल के दिखाएं और उसको तिरछा करें तो देखेंगे कि भाई कैसे वो जल्दी गिरता है या फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो यह सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। ऑप्शन फर्स्ट है तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। सेकंड है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। थर्ड है छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। फोर्थ है छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो हमें ऋतुओं के बारे में बताना है और प्रारंभिक यानी जो सबसे फर्स्ट में जो उदाहरण पेश किया जाना चाहिए किसी प्रकरण को प्रस्तुत करते हुए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। छात्रों के सामने पहले हम एक टोपी, एक बरसाती यानी एक रेनकोट को दिखाएंगे, एक स्वेटर दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है, किस मौसम में किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है। अगला प्रश्न है,
अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, हम कोविड के प्रचार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रचार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? सेकंड है, यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थर्ड है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं? फोर्थ है, जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में बताते हुए हम यह उदाहरण देंगे कि अगर जैसे कोविड के टाइम में मास्क का उपयोग हम लोग कर रहे थे, लेकिन अगर किसी को घर में मधुमेह यानी डायबिटीज हो गया है तो उसको टच करने पर हमें कुछ नहीं होता। तो यह उदाहरण सबसे अच्छा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन फर्स्ट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है एनिमेटेड वीडियो, थर्ड है आभासी वास्तविकता और फोर्थ है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है पापड़, सेकंड है चिप्स, थर्ड है दही और फोर्थ है कच्चा आम। तो देखिए, यहाँ पर भी पिछली बार सीबीएसई वालों ने गलत किया था और इसमें ऑप्शन जो थे वो दोनों ही सही है। पापड़ और चिप्स ये हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, उसे हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें। जैसे आलू से अगर आपने चिप्स बना दिया तो वो उसे हम ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं अगर ऐसे आलू की तुलना में, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रता पर विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर इसका अर्थ है कि हम जैसे अन्योन्याश्रता का मतलब है कि दो चीजें एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो यह विचार सिखाने का प्रयास करना है उनको। ऑप्शन फर्स्ट है खेल का परित्यक्त मैदान, सेकंड है कूड़ा एकत्र करने की जमीन, थर्ड है पुलिस थाना और फोर्थ है नाई। तो देखिए, यहाँ पर हमें समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करना है, तो खेल का मैदान और फिर कूड़ा एकत्र करने की जमीन तो नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हमारे पास बच गया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सही है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, नाई, जिससे कि बच्चे परिचित होते हैं। तो इसका अगर हम लोग उदाहरण देंगे कि कैसे हम उस पर आश्रित हैं और वो हमारे साथ हम दोनों का जो आश्रय है वो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, ऐसे ही स्वतंत्र नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से देख लें क्योंकि आज का जो पेडागोजी का प्रश्न था वो कुछ अलग ही था, उसका लेवल कुछ अलग था, तो आप लोग इसे देख लें और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।